हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें जो हमारा थ्योरी पोर्शन था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और इसमें हम सॉल्व कर रहे थे इस यूनिट के न्यूमेरिकल, तो जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और उसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को समझते हुए चलिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और ये पूछे भी जाते हैं और ये आपको फिक्स नंबर देते हैं, यानी इनके जो न्यूमेरिकल्स के जो नंबर होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं इसीलिए। और इससे रिलेटेड जो हमारी न्यू बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर एडिशन की बुक है, यानी कि 2018-19 या 19-20 की, तो आप इस PDF को डाउनलोड करिए और इसी से आप क्वेश्चंस को करिएगा, क्योंकि शायद 2018 वाली जो बुक है, यानी जो पुरानी एडिशन वाली बुक है, उसमें शायद 40 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और इस वाली में जो नई एडिशन की बुक आई है यानी 2020-21, इसमें 34 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो आप उसको अपने हिसाब से मैच कर लीजिए कि कौन कौन से न्यूमेरिकल हमको पढ़ने हैं नई बुक के हिसाब से, यानी कि न्यू एडिशन की जो बुक है 2020-21 उसके अनुसार। और आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए, क्योंकि ये जो NCERT पैटर्न होता है इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, ना कि आपको जो रटा रटाया मैटर यहाँ पर पूछा नहीं जाता है। अगर आप किसी भी टॉपिक को रटते हैं तो उससे आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको उस टॉपिक के विषय में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी आपको अच्छी तरीके से समझ होनी चाहिए उस टॉपिक के विषय में, तभी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे जो NCERT पैटर्न के होते हैं। और आप देख भी रहे होंगे वहाँ पर काफ़ी जो घुमा के थोड़ा सा पूछा जाता है जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं जो हमारे आगे के न्यूमेरिकल्स हैं, 8 नंबर के आगे के जो न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी न्यूमेरिकल नंबर 9 को। तो क्या कह रहा है, किसी निकाय में 2 आवेश QA तथा QB ये दिए हुए हैं, क्रमशः 2 बिंदुओं A इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी निर्देशांक हैं जो हमारे वो XYZ अक्ष होते हैं, उसी हिसाब से ये दिए हुए हैं निर्देशांक। उसके बाद B 0,0 + 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। तो क्या निकालना है हमको, निकाय का कुल आवेश निकालना है एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। यानी यहाँ पर हमको 2 क्वेश्चंस निकालने होंगे। पहले तो हमको टोटल चार्ज निकालना है, उसके बाद हमको निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है यहाँ पर। तो चलिए इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बना लेंगे कार्तीय तल। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये हमारा कार्तीय तल है जिसमें हमारे अक्ष हैं X और ये अक्ष है Y अक्ष और ये है Z अक्ष। तो 3 अक्ष यहाँ पर हमने बना लिए और ये जो हमारे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं A और B, तो जो पॉइंट A है वो हमारा होगा इस जगह होगा पॉइंट A, जो कि है 0,0 - 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। और पॉइंट B हमारा होगा इस जगह, यानी कि Y अक्ष में ही दोनों पॉइंट हैं, तो ये होगा 0,0, + 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे 2 पॉइंट स्थित हैं, यानी यहाँ जो आवेश है ये है QA और ये है QB। और ये हमारा क्या बन गया है, AB हमारा बन गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन गया। तो इसके जो बीच की दूरी होती है क्या होती है, 2L होती है दूरी, वैद्युत द्विध्रुव में बीच की दूरी। तो ये यहाँ पर हमने डिनोट कर लिया किसमें, कार्तीय तल में। तो अब क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो बीच की दूरी है, यानी जो 2L है। 2L हमको पता होनी चाहिए, तभी हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल पाएगा। और जब तक हमको 2L नहीं पता होगी तो हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ है, दिया हमको QA बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम और QB बराबर यही सेम चार्ज है, विपरीत है केवल, और जो मान है न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेम है, × 10⁻⁷ कूलाम। तो ये QA QB हमको दिए हुए, हमको निकालना क्या, हमको निकालना है 2L। 2L की दूरी कैसे निकलेगी, तो ये 2 अक्ष दिए हुए हैं, तो यानी कि AB के जो बीच की दूरी होगी वही होगी जो हमारी 2L होगी। तो जो AB के बीच की दूरी हमारी निकलेगी वो निकलेगी 15 - -15, यानी कि 30 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम मीटर में बदलना चाहते हैं तो 2L हमारी बीच की दूरी क्या होगी, 0.30 मीटर। और आपको ये विशेष रूप से यहाँ पर याद रखना है कि ये जो 2L है, तो आप ऐसा ना करें कि L बराबर लेकर केवल 2 से 0.15 मीटर कर दें, उसी जगह आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जब हमने टॉपिक पढ़ा था
तो उसमें हमने जो बीच की दूरी पढ़ी थी, तो हमने वहाँ पर पढ़ी थी कि जो बीच की दूरी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल में वो होती है 2L दोनों आवेशों के बीच में। तो ये 2L, ये पूरी दूरी लेते हैं, यानी 2L हम बराबर लेते हैं। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो 2 है उससे हम इस 30 को काट दें और L बराबर मान ले लें। तो ये आपको याद रखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर मान लेना है। तो इतनी चीज़ें हमको प्राप्त हो गई। अब हमको क्या निकालना है, तो हमारा पहला क्वेश्चन था, यानी इसी में जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो था हमको कुल आवेश निकालना था, यानी टोटल आवेश Q। टोटल आवेश क्या होगा, ये होगा QA प्लस QB, यानी दोनों का योग। और दोनों चार्ज जो न्यूमेरिकल वैल्यू में है वो है सेम, -2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आपस में प्लस माइनस बराबर है जब, तो यानी कि कुल आवेश कितना आ जाएगा, तो कुल आवेश आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा Q बराबर 0, यानी इसका जो टोटल आवेश है वो आएगा 0। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है वो होता है क्या, P बराबर 2QL। P बराबर क्या होता है, P बराबर 2QL, और Q भी हमको पता है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और 2L भी हमको पता है जो कि है 0.30 मीटर। ये हमने मान यहाँ पर रख दिया। तो उसके बाद क्या आता है, तो जब इसका हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। और हमें मात्रक भी बताया था आपको, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया P बराबर 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ये हो जाएगा मान। तो यानी दोनों क्वेश्चंस हमने यहाँ पर क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। निकाय कुल आवेश निकाल लिया जो कि होगा 0, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लिया P बराबर, जिसका मान है 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये है कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, वही लिखा हुआ परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का परिमाण, बल आघूर्ण का परिमाण। इसका क्या मतलब है, तो हमको निकालना है द्विध्रुव पर कार्यरत क्या, बल आघूर्ण। जो द्विध्रुव पर जो कार्यरत बल आघूर्ण होगा उसका मान हमको निकालना है, और ये मान हमको दिए गए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि हमको क्या क्या मान दिए हुए। तो हमको मान दिया हुआ है P का, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जो कि है 4 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। और हमको जो थीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दी हुई है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, इतनी हमको दी गई। हमको निकालना क्या है, टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क, टाउ निकालना है, यानी बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। तो हमने सीधा सा फार्मूला पढ़ा था, टाउ बराबर PE साइन थीटा। सभी मान हमको दिए हुए, हमको मान रख देना है यहाँ पर, इंटू 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन 30 का मान डायरेक्ट रखे दे रहे 1/2, क्योंकि साइन 30 का मान होता है क्या, 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, आपको पहले भी पता होगा, नहीं पता तो आप मान जरूर याद कर लीजिए। आपने याद भी किया होगा 9th 10th और फर्स्ट ईयर सभी जगह ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है वो देखने को मिलता है हमको। इसीलिए आप इन मानों को याद रखिए, तभी आप क्वेश्चंस का सही आंसर निकाल पाएंगे। तो अब इसका केवल हमको क्या करना है, इसका हमको केवल करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा बचेगा 5 चौको 20 और 20/2 यानी कि 10, और 10 केवल आएगा ये, और इधर जो पावर हमारी कम होगी ये आएगी 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। अब इसको एक साथ समराइज करके लिख लें, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा टाउ बराबर 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ये हमारा आया एग्जैक्ट आंसर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10⁻⁷ के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। इतना केवल दिया हुआ है, और हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एक है थ्योरेटिकल और एक है न्यूमेरिकल। तो देखते हैं नंबर ए नंबर जो है वो कह रहा है, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए।
यानी यहाँ पर हमको क्या निकालनी है, यहाँ पर निकालना है हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान। और क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। तो ये बड़ा आपको डेंजर सा जो यहाँ पर शब्द देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है द्रव्यमान। यानी क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है, ये यहाँ पर पूछा गया। संहति आपको थोड़ा सा नया अटपटा शब्द लग रहा होगा, तो ये इसका मतलब होता है द्रव्यमान, मास ऑफ जो चार्ज होता है उसकी बात यहाँ पर की गई है। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पहले, फिर देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमको दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कुल स्थानांतरित आवेश, यानी कि Q का मान दिया हुआ है। और वो भी वहाँ पर हमने पढ़ा था, क्या दिया हुआ था, पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित है। यानी इसको हम लेंगे ऋण आवेश 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इतना ले लिया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान। तो n का मान निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, आप नोट कर लीजिए अगर नहीं नोट है आपके पास तो, NE। तो हमको n निकालना है, Q हमको पता है, E और पता हो जाए तो E तो आपको हमेशा वैसे भी पता होना चाहिए। E का मान, E का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पहले से ही याद होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है, फिक्स मान होता है। और Q हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, N हमको निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, N बराबर Q/E। यानी इस वाले आवेश में इस वाले आवेश का भाग केवल हमको यहाँ पर दे देना, इंटू 10⁻⁹। और माइनस माइनस से तो ये आपस में कट गए। तो हमारा जो फाइनल आंसर है यहाँ पर हमको मिला, वो मिला n बराबर, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन यानी जो संख्या है वो निकल आई। ये हमने अप्रॉक्स 2 लिख लिया। इसका जो मान आएगा वो आएगा 1.8 समथिंग कुछ आएगा। आप जो इसका सॉल्यूशन है वो आप कर लीजिएगा, यानी कैलकुलेशन आप स्वयं कीजिएगा। 1.8 के समथिंग ये आएगा जो इसका मान है। तो हमने एग्जैक्ट यहाँ पर 2 ले लिया, यानी n बराबर 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमको जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो मिलेगी। तो ये हमारा हो गया A नंबर। अब हम देखते हैं B नंबर इसमें। तो B नंबर क्वेश्चन है, इसमें B नंबर क्वेश्चन है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल, यानी कि जो ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। और कैसे होता है अभी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक क्या है, एक द्रव्य कण है। और ऊन से पॉलीथीन पर वो विस्थापित होते हैं जो कण होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये भी आपको लर्न होना चाहिए, होते तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है, लेकिन आपको पहले से ही ये चीज़ें याद होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश है, प्रोटॉन का आवेश है, न्यूट्रॉन का आवेश है। न्यूट्रॉन में तो ऐसे आवेश कोई होता है, तो ये चीज़ें आपको पहले से ही लर्न होनी चाहिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये सब बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स की, तो ये आपको पहले से ही लर्न होनी चाहिए, जिससे आपको आसानी रहे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो m बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me कह सकते हैं, तो वो हमको क्या दिया हुआ है, यानी कि हमको पहले से ही पता है 9.1 × 10⁻31 kg ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और अभी हमारी संख्या निकली है n बराबर, अभी हमारी संख्या निकली है 1 पॉइंट समथिंग, या हम इसको डायरेक्ट 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ये हमारे निकले हैं हमारे। अभी जो संख्या निकली है, हमको द्रव्यमान पता है इलेक्ट्रॉन का, और n अभी हमने A नंबर क्वेश्चन में अपने निकाले। तो अब क्या करेंगे, पॉलीथीन पर स्थानांतरित कुल द्रव्यमान, यानी जो द्रव्यमान पॉलीथीन पर स्थानांतरित हुआ है, तो वो कुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो ये होगा कैपिटल M अपान M × N, यानी ये M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये होगा 9.1 × 10⁻31 इंटू 2 × 10⁻12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा M बराबर 1 यानी 81.2 इंटू 10⁻19 माइनस के 19 kg। तो ये हमारा यहाँ पर मान आ गया। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालनी थी n उसका मान, और फिर ऊन से पॉलीथीन में जो द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है
तो उसका आंसर है कि बिल्कुल, इसका स्थानांतरण बिल्कुल होगा ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का। और कितना क्या हुआ वो हमने आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से भी यहाँ पर दिखा दिया। तो आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, यानी दोनों गोलों पर आवेश है कैसा 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, दोनों गोलों पर आवेश दिया हुआ है। क्या करना है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या होगा, यानी F का मान ज्ञात करना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य हैं, यानी जो AB की त्रिज्याएं वो नगण्य मानी गई हैं। बीच की दूरी यानी जो R का मान है वो हमको केवल दिया हुआ है। फिर बी नंबर क्वेश्चन का, इसको तो हम बाद में देखेंगे। प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी जो आवेश हैं वो हमको दोगुने करने हैं और बीच की दूरी है वो आधी करनी है। तब गोले पर बल कितना होगा, यानी नया बल F डैश कितना होगा। तो पहले F निकालेंगे और जो F निकलेगा तो उसी हिसाब से जब हम F निकाल लेंगे तो फिर हम F डैश का मान भी निकाल लेंगे। तो दोनों मान हमको निकालने हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले क्या दिया हुआ ये नोट कर लेंगे। तो Q1 Q2 बराबर, दोनों सेम आवेश दिया हुआ 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। ये दिया हुआ है। बीच की दूरी क्या दी हुई है, R बराबर, बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको हम बना लेंगे 0.50 मीटर, यानी मीटर में हम चेंज कर लेंगे जो बीच की दूरी है। और त्रिज्याएं तो नगण्य है तो उनकी कोई मतलब यहाँ पर निकलने वाला है नहीं। तो Q1 Q2 मिल गया हमको, R मिल गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है F। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे कूलाम के नियम वाला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर F हमको निकालना है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की जगह 6.5 × 6.5 × 10⁻⁻14। ये दोनों आवेशों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 0.50 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि केवल आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करना है, जो गुणा भाग है वो केवल करना है। तो आप आंसर प्राप्त कर लेंगे। हमने आपको फॉर्मूला बता दिया और वैल्यू रखकर भी बता दी। तो इतना काम आपको स्वयं करना है, यानी ये जो F का मान है ये आपको स्वयं निकालना है यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं जो B नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो B नंबर क्वेश्चंस में कहा गया है कि क्या कर दिया जाए, अगर आवेशों को दोगुना कर दिया जाए, यानी जो Q1 है उसे 2Q1 कर दिया जाए और जो Q2 है उसको भी 2Q2 कर दिया जाए। और बीच की दूरी यानी जो R है, जो R डैश है, यानी नई जो बीच की दूरी है उसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, R/2 कर दिया जाए। इतना कर दिया जाए तब जो नया बल है वो कितना होगा। तो जो नया बल हमको चेक करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कूलाम के नियम में इन्हीं मानों को रख देंगे। और 1/4πε0 ये तो है कांस्टेंट, यानी इसको F डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी R डैश का होल स्क्वायर। R डैश मान, इनको भी डैश मान लीजिए क्योंकि Q1 Q2 ऊपर हमको दिए हुए हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए Q1 डैश बराबर 2Q1, Q2 डैश बराबर 2Q2। तो Q1 डैश Q2 डैश, यानी ये जो नया कूलाम का फॉर्मूला है ये हमको लगाना होगा, यानी कूलाम का जो नियम है वो नए रूप में लगाना होगा, क्योंकि हमको F डैश निकालना है। तो ये तो कांस्टेंट है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो चीज़ें दी हुई हैं यही दोगुना और आधी हमको करनी है इसी में रख के। तो F डैश बराबर हो जाएगा जो Q1 है 2Q1 और इंटू 2Q2/r/2 का होल स्क्वायर। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 4Q1 Q2/r² इंटू 4, यानी कि ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब आगे सॉल्व करेंगे यानी जो हमारा F डैश होगा ये होगा 16Q1 Q2/r² और 1/4πε0 वो तो कांस्टेंट है तो कोई मतलब। और ये जो है यानी ये पहले वाले हैं Q1 Q2/r², यानी ये जो 16 आ रहा है ये एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा, यानी कि जो F डैश होगा वो 16 इंटू F होगा। यानी जो F है जो हमारा पहले बल निकला है, जो ऊपर हमने आपको बताया था क्वेश्चंस, वो जो बल निकला है उसका 16 गुना होगा ये नया वाला बल। तो आपको ऊपर कैलकुलेशन करके F का मान निकालना है। फिर F डैश का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, F डैश का मान निकालने के लिए वो जो मान निकले उसी में आपको 16 का मल्टीप्लाई कर देना है, 16 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, यानी B नंबर क्वेश्चन भी आ जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं। हमने सब कुछ आपको बता दिया इस क्वेश्चन में, केवल आपको कैलकुलेशन करना है। और फिर भी अगर आपको नहीं आया समझ में तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नंबर इतने हमको नहीं आया, तो हम आपको इसको दोबारा बता देंगे अगर कोई भी कन्फ्यूजन है। वैसे सब कुछ हमने बता दिया है, फार्मूला भी बता दिया, उसमें मान भी रख दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, गुणा भाग करना है। तो इतना आप स्वयं कर सकते हैं और बिल्कुल करिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों की, कैलकुलेशन की और फार्मूला रखने की, तब तक आप, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हम आपको बताएंगे नहीं एग्जैक्ट आंसर निकाल के, इसलिए आप स्वयं इन चीज़ों को निकालना सीखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है ये उसी क्वेश्चन से लिंक है, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 12 से लिंक है। उसमें जो कुछ हमने निकाला है उसी से जो लिंक चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमको निकालनी है। तो इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए अभ्यास 1.12 यानी जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें गोले ए तथा बी साइज में सर्वसमय तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, यानी ये जो दो गोले हमको दिए हुए हैं ए और बी, इसी साइज का हमको एक तीसरा अनावेशित गोला लाना है। पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया हमको एक अनावेशित गोला लेना है, उसको पहले गोले के संपर्क में लाना है, फिर दूसरे गोले के संपर्क में लाना है और अंत में दोनों से हटा लेना है। तो और अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, यानी एफ का मान निकालना है। लेकिन इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो तीसरा गोला है उसको लाकर जो हमारे नए आवेशों के मान हैं वो निकालते हुए हमको क्या निकालना है, एफ का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, तो इसमें सबसे पहले हमको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन यानी कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो हमको एक आवेशित गोला ए और बी ये हमको पहले से ही दिए गए थे, ये पूरी तरह से क्या है, आवेशित है, यानी इन दोनों में आवेश जो हमको मान दिया हुआ था 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, ये दोनों गोलों पर आवेश दिया हुआ है। अब एक नया गोला यानी नया आवेशित गोला लाना है जो सेम आकार का हो, सी अनावेशित है, यानी जो QC है वो 0 है, यानी सी पर कोई भी आवेश नहीं है, ये अनावेशित है, इसका मतलब कि आवेश 0 है, तो QC बराबर 0 है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इनको दोनों गोलों के साथ अलग अलग संपर्क में लाना है और फिर क्या करना है, फिर हटा देना है। तो इतना हमको करना है यहाँ पर। तो ए और सी क्या है, सबसे पहले हम किसको लेते हैं, ए और सी को। तो ए और सी क्या है, आकार में समान है। पहले ही क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको समान आकार के यानी समान आकार का ही एक अनावेशित गोला लेना है, यानी दो हमको आवेशित पहले से दिए हुए हैं ए और बी, सी हमको अनावेशित लेना है, उसको पहले ए के संपर्क में लाना है। तो ये आकार में समान है, तो इनका जो आवेश है वो आपस में बट जाएगा। कोई भी अगर अनावेशित गोला किसी आवेशित गोले के पास लाया जाता है तो उसमें जो अगर वो समान आकार के हैं तो उनका आवेश आपस में बट जाता है, यानी इनको जब हम आपस में स्पर्श कराएंगे QA प्लस QC, तो ये हो जाएगा बराबर, QA में तो आवेश है Q यानी दिया हुआ है Q प्लस 0, यानी QC में तो कोई आवेश है नहीं, QC का मान कितना है 0, यानी ये हो जाएगा बराबर Q के। तो हटाने के पश्चात दोनों पर आवेश क्या होगा, तो जब हम दोनों को हटा लेंगे तो नया आवेश यानी Q' बराबर Q' ये हो जाएगा QA प्लस QC बाई 2। तो यहाँ पर रख देंगे Q प्लस 0/2 बराबर Q/2, यानी जो नया मान हमको मिला Q/2, ये Q' का मान है, यानी जो नया आवेश है ए का नया आवेश है Q', ये हमको मिला क्या, Q/2 जो हमने संपर्क में रखा और फिर हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब इसी गोले को यानी इसी गोले सी को हमको लाना है किसके संपर्क में, बी के संपर्क में। गोले बी जो कि आवेशित है, इस अनावेशित गोले सी को अब बी के संपर्क में लाना है, फिर इससे हटाना है, फिर जो नया QB का मान है वो हमको निकालना है। तो जब बी के संपर्क में लाएंगे तो ये भी सेम आकार के हैं, यानी इनके भी जो आवेश हैं वो आपस में बट जाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या है, इसका आवेश Q' है, वो पहले ही हमको मिल चुका है Q', Q/2 हमने निकाला अभी Q'। तो यहाँ पर ये जो Q' B है बराबर Q'C हमें यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हमको Q' तो ऊपर मिल चुका है ना। तो यहाँ पर ये हो गया QB प्लस Q'(C) अपान 2, ये हो जाएगा Q प्लस Q/2, ऊपर जो निकाला हमने ये Q'(C) का मान है, अपान 2 बराबर ये हो जाएगा 3Q/4। ये हमको नया मिला क्या, B का नया आवेश यानी Q'(B).
तो अब गोले ए और बी पर सी से हमको कोई लेना देना नहीं था, वो तो एक अनावेशित गोला था, आया फिर चला गया। लेकिन क्या कर गया, इन आवेशों के मान बदल गया, यानी इन आवेशों का मान पहले क्यू था यानी सेम था 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, ये पहले इनके मान थे। लेकिन सी एक अनावेशित गोला आया जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इनके साथ आके इनका खेल बिगाड़ गया और इनके जो आवेश हैं उनको चेंज कर गया, Q/2 हो गया एक आवेश क्या हो गया, Q/2 हो गया, और बी का आवेश क्या हो गया नया, ये हो गया 3Q/4। तो अब इसका प्रभाव पड़ेगा किस पर, प्रतिकर्षण बल पर, जो ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल हमको निकालना है। तो चलिए अब लगाते हैं बल का फार्मूला। तो अब हम लगाएंगे वही, यानी कूलाम का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर r तो हमारा सेम रहेगा जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में लिया था, क्योंकि उसी क्वेश्चन से लिंक के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो f बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू, अब क्या करना है, Q1 Q2 की जगह Q/2 × 3Q/4 रखना है, 0.5 का होल स्क्वायर, ये सेम रहेगा यहाँ पर। तो ये 3/8 यहाँ से निकल आया और फिर हो जाएगा पीछे वाले की तरह ही सेम, यानी 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 8 ये आ गया, यानी ये जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमने निकाल ली। तो ऊपर क्या बचा, फिर बचा यहाँ पर Q, यानी Q²/0.25। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये जो Q का मान है ये हमको पहले ही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, इस मान का यानी इसी का स्क्वायर रख देना है। और पहले भी जो आप मान ऊपर निकाल चुके होंगे f का, वो इतना मान सेम होगा, केवल इसमें अंतर कितना आया है, अंतर आया है 3/8 का। और किस लिए आया है, क्योंकि एक अलग गोला लाया गया और उसको पहले संपर्क में लाया गया फिर हटाया गया, तो उसी से इनके जो आवेशों के मान हैं वो यहाँ पर बदल गए हैं, मेन ये यहाँ पर हुआ है। तो नया प्रतिकर्षण बल ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल आपको ही निकालना पड़ेगा, इतना केवल कैलकुलेशन करके। हमने बिल्कुल लास्ट तक बता दिया है, केवल आपको कैलकुलेशन करना है और इसका मान निकालना है, यानी 3/8 ये, और यहाँ पर Q का मान भी दिया हुआ है तो Q का मान भी आपके यानी इसका स्क्वायर कर देना है और आपस में गुणा भाग करके फिर आपको जो मान मिलेगा वो होगा नया प्रतिकर्षण बल न्यूटन में। तो आप ये क्वेश्चन स्वयं निकालेंगे, अपनी तरफ से आप करेंगे, केवल आपको कैलकुलेशन करना है और बहुत कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा और हम कम से कम क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता सकें। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। चित्र 1.33, यानी ये जो चित्र बना हुआ है ये फिगर देखिएगा इसी क्वेश्चन के लिए। में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह यानी ट्रैक्स दर्शाए गए हैं, तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। फिर संहति आया, एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान। इस वर्ड से आप डरिएगा नहीं, कहीं पर आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है द्रव्यमान, मास। ये देखिए यहाँ पर डिनोट भी किया गया है जो इसका साइन है, यानी आवेश द्रव्यमान का अनुपात Q/m यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। और किस कण का अधिकतम है ये पूछा गया, यानी मैक्सिमम किस कण का होगा। 3 कण दिए हुए हैं, ये फर्स्ट नंबर भी पड़े हुए हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, 3 कण दिए हुए हैं, किसका Q/m अधिक है और तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके लिए क्या है, तो Q/m निकालने के लिए हमको एक नया फार्मूला, जो कि फार्मूला नहीं है, एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, जो कि ये विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का पार्श्विक विस्थापन का एक इक्वेशन होता है। ये आपको लर्न रखना है, y बराबर QE/2mVx² x², यानी इतना। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन होता है किसका, आवेशित कण का पार्श्विक विस्थापन। इसी से मिलता जुलता इक्वेशन आपने पढ़ा होगा शायद परवलय में, परवलय का जो समीकरण होता है वहाँ जहाँ पर प्रक्षेपित किया जाता है किसी वस्तु को, तो इसी से रिलेटेड यानी इसी तरह का वहाँ पर आपको समीकरण मिला होगा देखने को। तो ये आपको लर्न रखना है, ये एक समीकरण है किसका है, विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का पार्श्विक विस्थापन का ये इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमको क्या, यहीं पर हमको मिलेगा Q/m और इसी का अनुपात हमको निकालना है किस कण के लिए मैक्सिमम होगा। तो हम इस इक्वेशन को सही करके Q/m को अलग करते हैं। तो E बराबर यानी E/2
इंटू वी एक्स स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और क्यू बाई एम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, और y यहाँ पर क्या है, y है यहाँ पर विक्षेप, y यहाँ पर विक्षेप है, और क्यू वाई क्या है, क्यू बाई एम क्या है, ये है आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, यानी जो लिखा हुआ है आवेश संहति अनुपात, वही है क्यू बाई एम। तो यहाँ से इनके बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन होगा वो निकलेगा y प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम। ये यहाँ पर रिलेशन मिला हमको इस इक्वेशन के माध्यम से, और हमको यही तो बताना है किस कण का क्यू बाई एम मैक्सिमम है। ये हमारा क्वेश्चन है ना, किस कण का क्यू बाई एम मैक्सिमम है। तो हमको संबंध किससे मिला, हमको संबंध मिला विक्षेप और आवेश द्रव्यमान संबंध में। ये y क्या है, विक्षेप है। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला, हमको ये देखने को मिला कि जो फिगर बना हुआ है उसमें जिसका विक्षेप मैक्सिमम होगा उसका ही क्यू बाई एम मैक्सिमम होगा, जिसका विक्षेप मैक्सिमम उसका क्यू बाई मैक्सिमम। और ये चेक करने के लिए हमको देखना होगा क्या, फिगर देखना होगा। फिगर हमको इसीलिए दिया गया है, तो आप अपनी बुक में फिगर देखिएगा, वैसे हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये हमारा फिगर बना हुआ है। तो इसमें आप देखिएगा, ये जो फर्स्ट नंबर है ये यहाँ से आया, यहाँ से रेखा जाती हुई ये विक्षेपित हो गई, तो हल्की सी विक्षेपित हुई, फिर ये जाती हुई ये विक्षेपित हो गई, हल्की सी विक्षेपित हुई। और ये जो 3 नंबर है, यानी जो तीसरा कण है, ये देखिए। तो आपको ये देखने पर यहाँ पर क्या लग रहा है, किस कण में सबसे ज़्यादा विक्षेप है। तो आप अगर देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि जो कण नंबर 3 है, यानी जो 3rd नंबर, ये जो कण है, तीसरा कण है, इसका जो विक्षेप है ये सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी मिल गया, आंसर मिल गया हमको कण 3 का। कण 3 का विक्षेप सर्वाधिक है, इसीलिए कण 3 का ही क्यू बाई एम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर इतना दिया हुआ है, पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, A नंबर क्वेश्चन, B नंबर क्वेश्चन। यानी इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ये पूछा गया। और इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा अगर x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। और इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 16। तो दोनों क्वेश्चनों को हम देखते हुए चलेंगे, पहले 15 का A नंबर, 15 का B नंबर, फिर 16 नंबर, क्योंकि ये एक ही से जुड़े हुए हैं। अभ्यास 1.15 यानी जो क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 15 है उसमें एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो एक और क्वेश्चन आया वो ये आया कि 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, यहाँ पर घन दिया हुआ है, ऊपर वर्ग दिया हुआ है, जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, यानी फाई ई का मान। यानी फाई ई का मान इन तीनों क्वेश्चंस में फाई ई का मान ही ज्ञात करना है, लेकिन अलग अलग होगा अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो चलिए देखते हैं तीनों क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे पहले लिखेंगे क्या हमको दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ई वेक्टर बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप। तो आई कैप का यहाँ पर क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि जब हम सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू में 3 × 10⁻³ आई लिखें, ये हमको बिल्कुल भी नहीं लिखना। यहाँ पर जो आई कैप है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो ई वेक्टर की दिशा है वो कहाँ पर है, एक्स दिशा में, यानी 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम एक्स दिशा में, यानी एक्स अक्ष की दिशा में। और आपने वेक्टर चैप्टर में ये पढ़ा भी होगा कि जो आई कैप और आई कैप, जे कैप, के कैप किसको डिनोट करते हैं, तो आई कैप एक्स अक्ष और जे कैप वाई अक्ष और के कैप जेड अक्ष को डिनोट करता है। तो वही यहाँ पर केवल एक यानी कि डिनोट किया गया है, आपको इसका न्यूमेरिकल में यूज नहीं करना आई कैप का, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना है, ए। तो अब हम ए नंबर क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। तो उसमें हमको क्या दी हुई, 10 सेंटीमीटर भुजा, 10 सेंटीमीटर भुजा। और हमको क्या चाहिए, फ्लक्स निकालने के लिए हमको होता है फाई बराबर ई ए, यानी हमको चाहिए क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्षेत्रफल का परिमाण कैसे निकलेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर,
यानी ए बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जो क्षेत्रफल है। अब इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए बराबर, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 इंटू 10⁻⁻4 लगाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 करते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ग किया गया तो 10⁻⁻4 करेंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। और आप 1 भी इंटू में ले सकते हैं। तो ए पता है, ई पता है। अब आ जाएगा हमारा जो फाई ये कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा आपको नहीं पता। थीटा वहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया कि जो वर्ग है, वर्ग के उस पार्ट से जिसका तल y ये तल के समांतर है, समांतर दे दिया तो थीटा बराबर 0, और cos 0 का मान होता है 1, यानी केवल हमको e और a का ही मल्टीप्लाई वहाँ पर करना है। तो जो फाइनल हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया ये जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा 3 इंटू 10⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, लेकिन वो हो जाएगा यानी कि जो कुल टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आ गया क्वेश्चन नंबर ए के लिए। अब बी के लिए क्या करना है, तो जहाँ यहाँ पर हमने लिया है थीटा बराबर 0, तो बी के लिए हमको क्या लेना है, बी के लिए हमको लेना है थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का यानी 15 का जो बी नंबर है, यहाँ पर थीटा क्या है 60 डिग्री, बाकी मान सेम होंगे। तो फाई बराबर ये cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो मान है वो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो जो cos 60 का मान होता है वो होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2। तो अब चलिए मान रखिए यहाँ पर, तो मान रखेंगे तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू ए का मान है 10⁻² इंटू ये आ गया 1/2, यानी कि ये हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम फाई। दूसरी कंडीशंस के लिए ये मान आ गया, क्योंकि इतना ही तो अंतर है। वहाँ पर था cos 0 तो आ गया था 1, यहाँ पर है cos 60 तो 1/2, यानी जितना ऊपर निकला है तो ऊपर निकला था हमारा 30, तो उसी का जस्ट आधा हो जाएगा, यानी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये आ गया आंसर बी नंबर का भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो इसी से जुड़ा हुआ है, उसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, घन लेना है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पर दिया हुआ है घन, और घन के लिए एक जो होती है स्पेशल इसकी प्रॉपर्टी वो ये होती है कि घन में क्या होते हैं 6 फलक होते हैं। घन में क्या होते हैं 6 फलक होते हैं। इसमें 2 फलक हो जाएंगे YZ समतल के, 2 ZX समतल के और 2 XY समतल के, समांतर हो जाएंगे आपस में। और जो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है वो क्या होगा, वो 3 इंटू 10 टू दी पावर जो पहले दिया हुआ था वही सेम होगा विद्युत क्षेत्र यहाँ पर। और एक्स अक्ष के अनुदिश है वो वहाँ पर दिशा आई कैप से हमको पता चल गई थी कि वहाँ पर दिशा उसकी ये होगी। तो ZX तथा XY समतलों के जो समांतर फलकों के समांतर होगा ये जो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको एट लास्ट क्या पता चला कि अगर घन से यानी 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो नेट फ्लक्स गुजरेगा वो चारों फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र क्या है, ये तो एक समान है ना, जो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है ये एक समान है। तो YZ समतल के समांतर फलकों में से जितना फ्लक्स एक फलक के अंदर प्रविष्ट होगा उतना ही दूसरे से निकल जाएगा। यानी मान लो YZ जो समतल है, YZ समतल है, यहाँ से क्या किया, यहाँ से कोई फ्लक्स है वो यहाँ पर अंदर प्रविष्ट होता है तो दूसरे से निकल जाएगा, क्योंकि आपस में दो जो फलक हैं आपस में क्या है समांतर दिए हुए हैं। इसीलिए घन से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा 0, यानी जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है वो होगा 0, यानी कोई भी नेट फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि घन के 6 फलक होते हैं और इनमें जो दो समतल होते हैं ये आपस में समांतर होते हैं। इसीलिए जितना फ्लक्स एक तरफ से प्रविष्ट होगा उतना दूसरी तरफ से निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो आया 0, यानी ऊपर हमको मिला 30, फिर 15 दूसरी कंडीशन के लिए, फिर 16 में 0। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स
इतना दिया हुआ है। निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, दो क्वेश्चन हैं इसमें कि एक है हमारा न्यूमेरिकल और दूसरा थ्योरेटिकल पोर्शन। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यानी क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान निकालना है, फ्लक्स दिया हुआ है, एक ही सूत्र होता है गॉस की प्रमेय वाला, क्यू बराबर यानी कि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो वही यहाँ पर लगेगा जिससे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं, यानी कि इसका थोड़ा सा विश्लेषण करना है जो थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फाई 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस नहीं है प्लस का 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। निकालना क्या है, क्यू, और जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मान हमको पहले से ही पता होता है। तो काले बॉक्स में नेट आवेश क्या है, क्यू दिया हुआ है। लगाएंगे फार्मूला गॉस की प्रमेय वाला है, यहाँ से हमको मिलेगा क्यू बराबर फाई एप्सिलॉन नॉट, और हमको निकालना क्या है, हमको क्यू ही तो निकालना है। तो 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 8.85। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद होना चाहिए, कांस्टेंट का मान है, वैसे तो क्वेश्चन में दिया जाएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 8 इंटू 85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है मान। तो इसका आपको क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 8 इंटू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलाम। तो आगे आपको कैलकुलेशन करना है, केवल आपको यहाँ पर गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई करना है, बस आपका क्वेश्चन यानी कि आंसर आ जाएगा क्यू बराबर कूलाम। तो यहाँ पर आपको आंसर स्वयं निकालना होगा कैलकुलेशन करके, तो आप इतना आप स्वयं निकालिएगा। आप देख रहे हैं इसका हम जो बी नंबर क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो इसका बी नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। अगर ऐसा कह दिया जाए कि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी विद्युत फ्लक्स शून्य है तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बॉक्स के अंदर आवेश नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि बॉक्स के अंदर समान मात्रा में धनावेश ऋणावेश उपस्थित हो। अब मान लीजिए ये बॉक्स से दिया हुआ है, अब हमने आपको ये बता दिया कि इससे जो निर्गत नेट आवेश विद्युत फ्लक्स 0 है, ये हमने आपको बता दिया। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसके अंदर भी जो आवेश है वो कोई भी आवेश नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर जितना प्लस आवेश है, मतलब जैसे 2 आवेश है प्लस का और 2 आवेश ही हो माइनस का, यानी +2 आवेश हो और -2 आवेश हो। ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे जितना ही धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, तो भी तो नेट विद्युत फ्लक्स 0 आएगा। इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि समान मात्रा में धनावेश ऋणावेश उपस्थित हो, जो एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देंगे, निरस्त कर ही देते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में शून्य हो जाते हैं, नेट शून्य हो जाता है। तो बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य हो जाएगा और हमें ऐसा प्रतीत होगा कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालें कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बॉक्स के अंदर तो नेट आवेश शून्य हो जाएगा और हमको ऐसा लगेगा बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि कोई आवेश नहीं है। बराबर मात्रा में धनावेश और ऋणावेश हो ही सकते हैं। तो इतना केवल हमको बताना था, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस लगा कर यहाँ पर हमको इसका आंसर देना था। तो आज हम ये जो न्यूमेरिकल्स हैं यहीं तक रखते हैं। तो हमने कितने 1 से जो 17 नंबर तक के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारे इतने ही न्यूमेरिकल बचते हैं, यानी 17 न्यूमेरिकल्स और बचे, क्योंकि 34 नंबर तक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं 2020-21 एडिशन बुक में। तो आप उस PDF को डाउनलोड आपने कर लिया होगा, और नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वहाँ से अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्लास को, यानी 17 नंबर तक जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अगली क्लास में या अगली 2 क्लासों में हम ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि अतिरिक्त अभ्यास है तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो और थोड़ा सा हार्ड लेवल के होंगे, इसलिए हम इनको 2 क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए एक क्वेश्चंस को आपको बताया जाएगा। अच्छी तरीके से समझाते हुए आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और ये जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं इनका आप आंसर ज़रूर निकालिए। क्योंकि आप अगर कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते कैलकुलेशन की, तो आप एग्ज़ाम में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन पोर्शन की।
तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में नए न्यूमेरिकल्स के साथ, यानी जो हमारे बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।